मैं राजन सिंह आज आपको इस आर क्लासेज के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक, इसका नाम है त्रिकोणमिति, उसका वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले आप इस चैनल पर नंबर सिस्टम का वीडियो, जो कि 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोगों ने देखा होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो को मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से कहूँगा कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो ला सकें। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इस टॉपिक में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, जहाँ तक वर्ग दशम के लिए आप लोगों को जरूरी होगा वहाँ तक का वीडियो लेकर वहाँ तक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रिकोण और मिति, त्रिकोण और मिति। तो यहां पर हम देखते हैं पहले त्रि का अर्थ होता है 3, त्रि का 3, कोण के लिए ही प्रयुक्त करते हैं, और मिति का अर्थ होता है माप। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों के माप यानी कि त्रिभुज के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये पहले आप लोग यहाँ पर ये लिख लीजिए कि अगर त्रिकोणमिति का कोई परिभाषा पूछे, बताइएगा त्रिभुज के माप या 3 कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो त्रिभुज तो वैसे 6 प्रकार का होता है, पर त्रिकोणमिति का मुख्यतः समकोण त्रिभुज के लिए, त्रिकोणमिति का जब भी हम बताते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है। और ये एक ऐसा टॉपिक है त्रिकोणमिति जो आप लोग यहाँ इससे पहले वर्ग 9 तक कहीं भी त्रिकोणमिति का चर्चा नहीं किया गया है। सीधे वर्ग दशम में त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया है। तो ये मुख्यतः समकोण त्रिभुज के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो पहले हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो समकोण, अगर आपने पिछले कक्षा में कोण के बारे में पढ़ा होगा तो समकोण के बारे में जरूर आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो हम पहले बता देते हैं यहाँ पर कि समकोण वैसा कोण जो 90 डिग्री के, वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण कहते हैं। वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं। तो जहाँ ये समकोण से ही समकोण त्रिभुज आया है, तो ये आप लोगों को मालूम होगा, ये मैं मानकर चलता हूँ कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, वो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें, जो कि इस टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो कह सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसके
कोण का माप, जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा कोण त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब जब आगे जानते हैं त्रिभुज के बारे में, तो आपको ये पता होगा कि एक त्रिभुज में तीन कोण और 3 भुजा होता है। एक त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होता है। ये मुख्यतः 6 अंग त्रिभुज में होते हैं, उसके 3 शीर्ष भी होते हैं, पर यहाँ हम एक त्रिभुज में बताना चाह रहे हैं कि 3 कोण और 3 भुजा होता है। तो इन्हीं 3 कोणों और 3 भुजाओं के बीच के संबंधों के बारे में जानकारी हमें त्रिकोणमिति से मिलता है। तो अगर जब हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं तो बता रहे हैं कि त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होता है। तो इन्हीं 3 कोणों और 3 भुजाओं के बीच के संबंध को बताने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो अगर इन 6 में से किसी 3 के बारे में अगर हमें जानकारी हो, तो बचे हुए बाकी तीनों के बारे को निकाल सकते हैं। तो जैसे ही ये समकोण त्रिभुज में होता है, तो आपको पता होगा कि एक कोण तो 90 डिग्री के बराबर ही होगा। ये तो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो मान लीजिए कि इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है, कोण बी वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब यहाँ पर पहले एक बात समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है, अगर आप इस त्रिभुज को ठीक से देख रहे होंगे तो यहाँ पर कोण बी हम 90 डिग्री लिए हैं, 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के लिए कर्ण के लिए एच का इस्तेमाल करेंगे आगे जाकर, देखिएगा एच। अब उसके बाद होता है एक आधार और एक उसका लंब। इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण, एक आधार, एक लंब। तो ये तो फिक्स है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होगी वो हमेशा ही कर्ण होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परंतु जब हम लंब और आधार की बात करते हैं तो ये कोण के साथ इसका मान बदल जाता है। अगर यहाँ पर हम कोण सी की बात करें, अगर कोण सी को थीटा लें तब 90 डिग्री, तो कोण सी के सामने की भुजा लंब होगा। लंब, जिसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर, जिसके लिए हम पी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और 90 डिग्री के थीटा के सामने के कोण को लंब, और एक बच गया जो उसे हम आधार बोलेंगे। तो ये हो गया आधार, जिसको इंग्लिश में हम बेस कहते हैं, बेस। और इसको हम बी से सूचित करते हैं। और अगर इसी तरह अगर कोण ए के बारे में बात किया जाए, तब उसके सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा और बच जाएगा वो आधार होगा। कर्ण का भी चेंज नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार कोण के हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। लंब और आधार कोण के हिसाब से चेंज होगा। तो ये 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण के बारे में जो हम बता रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है, कर्ण जो होता है, जिसे हम अब पहले ही बोल चुके हैं कि एच से करेंगे, वह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है। तो अगर इसको हम बताना चाहें तो लिख सकते हैं कर्ण समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। उसके बाद आता है लंब और आधार। तो लंब हम अभी बताए हैं कि लंब जो है वो कोण के साथ बदलता चला, लंब और आधार। तो जिस कोण के बारे में बात की जाए उसके सामने के भुजा को हम लंब कहेंगे। तो लंब, जिस कोण के बारे में चर्चा की जाए, जिस कोण के बारे में पूछा जाए
पूछा जाए उस कोण के सामने की, उस कोण के सामने की भुजा को, उस कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, भुजा को लंब कहते हैं, उसके कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और अब एक तीसरा भुजा बच गया है, जो कि बच गया है आधार। तो उस आधार के बारे में अब बता देते हैं कि बची हुई तीसरी भुजा को, बची हुई तीसरी भुजा को आधार कहते हैं, बची हुई तीसरी भुजा को आधार कहते हैं, बची हुई तीसरी भुजा को आधार कहते हैं, बची हुई तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम बताना चाहते हैं, इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों के बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या उनका नाम है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइन, उसके बाद पढ़ेंगे कोसाइन। कोसाइन जिसके लिए हम कॉस का यूज करेंगे, कोसाइन जिसके लिए हम कॉस का यूज करेंगे। उसके अलावा टेंजेंट जिसके लिए हम टेन का यूज करेंगे। उसका कोटेंजेंट जिसको हम संक्षेप में कॉट कहेंगे। उसके बाद कॉसेकेंट जिसके लिए हम कॉसेक का यूज करेंगे। और सबसे लास्ट में सेकेंड जिसके लिए हम सेक का यूज करेंगे। आपका जो पहला चैप्टर है 8.1, वो इन्हीं के कुछ बेसिक फार्मूले पर इनके सवाल दिए गए हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब उस साइन के, कॉस के, सेक या उस सब के फार्मूला जानने से पहले हम कुछ बात, जैसे कर्म, लंब और आधार, उसके भी कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, उनको पहले जान लेते हैं। तो पहले कर्म के बारे में बात करते हैं। तो कर्म जिनको हम पहले बता चुके हैं, जिसको शॉर्ट में एच से डिनोट करते हैं। तो कर्म के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना होगा, ये कर्म बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको जब हम ज्यामिति का वीडियो बनाएंगे उसमें पाइथागोरस प्रमेय, उसमें बताएंगे कि कर्म बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कैसे होता है, वो हम वहाँ बताएंगे। अभी सिर्फ हम आपको इतना बता रहे हैं कि कर्म बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम लंब बराबर जानना चाहें तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब को शॉर्ट में हम पी से डिनोट करते हैं। और अब आखिरी बचा है आधार। तो आधार के बारे में जानते हैं। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इसको बी से डिनोट करते हैं। तो अब हम कर्म, लंब और आधार की फार्मूला को जान चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और वो जो 6 अनुपात त्रिकोणमिति बताए हैं, साइन, कॉस, सेक, कॉट, कॉसेक, इन सब के बारे में जानते हैं, जिसका उपयोग अभी हम सिर्फ उन फार्मूला के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनका उपयोग हमारे पहले चैप्टर यानी त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर 8.1 में होगा। बाकी भी फार्मूला है जो जिस चैप्टर में जिस फार्मूले का यूज होगा उसी समय हम उन फार्मूले के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर किसी फार्मूले का यूज इस चैप्टर में होता है तो उसके बारे में हम जानकारी दे देंगे, लेकिन अभी हम डिटेल में सिर्फ उनके जो 8.1 चैप्टर के लिए जिस फार्मूले के बारे में जानना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा के बारे में जानते हैं। तो साइन थीटा के बारे में जानते हैं तो हम आपको पहले साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा लंब
बट्टा कर्म, लंब बट्टा कर्म, जिसको आप ऐसे याद सकते हैं लंब, पहले बता चुके हैं। लंब के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में पी का इस्तेमाल करते हैं और कर्म के लिए एच का, तो इसको ऐसे भी याद करते हैं साइन थीटा बराबर पी बाय एच। अब हम चलते हैं कॉस थीटा, कॉस, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्म, आधार बट्टे कर्म, तो कॉस थीटा के लिए आधार बट्टे कर्म, तो आधार बट्टे कर्म, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आधार के लिए हम b का यूज करते हैं, तो b बाय एच। अब टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए हम लंब बट्टे आधार, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, तो टेन थीटा के बाद में लिखेंगे लंब बाय आधार, लंब बट्टा आधार, जहाँ लंब के लिए p और आधार के लिए b। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन के 1 बाय साइन थीटा, कॉसेक थीटा के बदला में तो 1 बाय साइन थीटा, वो हम आगे के वीडियो में बताएंगे उस फॉर्मूला के बारे में। तो यहाँ पर साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, यानी कि कर्म बट्टा लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्म बट्टा लंब। साइन थीटा में आप देख रहे हैं लंब बट्टा कर्म, और इसके ठीक उल्टा लंब बट्टा कर्म बट्टा लंब हो जाता है कॉसेक, यानी इसको लिख सकते हैं एच बाय पी। अब यहाँ पर बच गया है सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का आधार बट्टा कर्म होता है, तो इसका होगा कर्म बट्टा आधार, कर्म बट्टा आधार, जिसको हम लिख सकते हैं एच बाय बी, कर्म बट्टा आधार यानी कि एच बाय बी। और एक मात्र बच गया लास्ट कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कॉट जो 10 का उल्टा होता है, यानी कि आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, इसको हम लिख सकते हैं आधार बट्टा लंब, यानी कि आधार का हो गया b और लंब का p, यानी b बाय p, लंब बाय p। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वीडियो देखा जा सके, जिससे हमें भी लगे कि हम जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसका हमें भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए और आप लोगों को भी फ़ायदा मिले, जिससे हम लोगों के बीच संबंध परस्पर आपस बना रहे, जिससे अगर आप लोगों का कोई भी वीडियो को प्रति कोई भी वीडियो को देखकर कुछ भी लगता है कि वीडियो में कुछ सुधार किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या आपको लगता है कि किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ाएं या किसी और विषय के बारे में मार्गदर्शन के पढ़ाएं, तो आप हम लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं, जिसके तो हम आगे नया नया वीडियो और अलग अलग विषय के वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और आप लोगों के लिए अब नए इस अगले चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर त्रिकोणमिति का 8.1 का वीडियो लेकर हम आप लोगों के सामने जल्द ही हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार।